ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन के साथ साथ मिसाइल अटैक भी किए, जिसके चलते दोनों ही देशों में भयंकर नुकसान भी हुआ और कई निहत्थे लोगों की जान चली गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस युद्ध में ईरान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हो गए। इसी बीच इस युद्ध को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है, जिसके मुताबिक ईरान और इजरायल युद्ध के दौरान 5 इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ है। सैटेलाइट रडार डेटा ने पुष्टि की है कि ईरानी मिसाइलों ने 5 इजरायली सैन्य सुविधाओं पर हमला किया था। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायल ने सख्त सैन्य सेंसरशिप के कारण हमलों को गुप्त रखा है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में यूएस शिक्षाविदों द्वारा नया डेटा साझा किया गया है, जो रडार डेटा में विशेषज्ञता रखते हैं। ईरानी हमलों पर यूएस शोधकर्ता ने बताया कि हमने जिन रडार हस्ताक्षरों का विश्लेषण किया वे 5 अलग अलग सैन्य स्थलों पर निश्चित विस्फोट पैटर्न दिखाते हैं। ये मिसाइल हमलों के अनुरूप हैं जो संभवतः संघर्ष की ऊंचाई के दौरान हुए थे। 13 जून के बाद 6 ईरानी मिसाइलों ने उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इजरायल के ठिकानों पर हमला किया था। यह हमला 13 जून को इजरायली सेना द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला करने के बाद हुआ। ईरानी लक्ष्यों में एक प्रमुख वायु बेस, खुफिया जानकारी जुटाने वाला केंद्र और रसद बेस शामिल है। आईडीएफ ने परिचालन का हवाला देते हुए नुकसान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। 12 दिन तक चले युद्ध के 7वें दिन तक मिसाइल प्रवेश दर 2% से बढ़कर 16% हो गई। विशेषज्ञों ने उल्लंघनों के लिए राशन वाले इंटरसेप्टर और ईरान की बेहतर मिसाइल रणनीति को दोषी ठहराया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजरायल के आयरन डोम, डेविड के स्लिंग और एरो सिस्टम को अमेरिकी थाड बैटरी द्वारा समर्थित किया गया था। सिर्फ एक ईरानी हमले में इजरायल ने कथित तौर पर 39 थाड और कई एरो इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा कि सभी इकाइयों ने पूरे समय कार्यात्मक निरंतरता बनाए रखी। इजरायली मीडिया और विश्लेषकों ने सामरिक सैन्य स्थलों को नुकसान पहुंचाने के संदेह की पुष्टि की है। आईडीएफ ठिकानों पर, सामरिक स्थलों पर बहुत सारे मिसाइल हमले हुए, जिनके बारे में हम आज भी रिपोर्ट नहीं करते। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि ईरानी कितने सटीक थे और उन्होंने कई जगहों पर कितना नुकसान पहुंचाया। विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध के पहले 4 से 5 दिनों में थाड का भंडार समाप्त हो गया था, बल्कि विश्लेषकों ने पहले खुलासा किया था कि प्रत्येक थाड इंटरसेप्टर की लागत लगभग 12 से 15 मिलियन डॉलर है। हालांकि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एक विशेषज्ञ ने न्यूज़वीक को एक नया अनुमान दिया है। एक थाड इंटरसेप्टर का उत्पादन लगभग 18 मिलियन डॉलर की लागत से किया जाता है। कुल मिलाकर लगभग 200 अमेरिकी इजरायली इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 1.5 बिलियन डॉलर है। लेकिन रिपोर्ट्स में जिस तरीके का खुलासा हुआ है, उससे साफ हो जाता है कि इस युद्ध में इजरायल को भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायल अपने यहाँ मची तबाही को पूरी दुनिया से छिपा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट सामने आई है, उसने इजरायल की पोल खोलकर रख दी है, जिसे इजरायल दुनिया से छिपा रहा था। तालिबान को सत्ता संभाले 4 साल हो गए। दुनिया भर के देश अब भी सोच में डूबे हैं कि अफगानिस्तान की इस नई हकीकत को माने या फिर नहीं। लेकिन अब रूस ने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। जी हां, रूस बना है दुनिया का पहला देश जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 3 जुलाई 2025 को मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा फहराया गया और तालिबान के नए राजदूत गुल हसन हसन ने अपने पद की आधिकारिक शुरुआत भी की। यह घटना जितनी प्रतीकात्मक है, उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक भी है। क्या है रूस की सोच? रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को यथार्थवादी कूटनीति कहा है। रूस अब तालिबान के साथ मिलकर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ड्रग्स के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और ट्रांसपोर्ट में सहयोग बढ़ाना चाहता है। मॉस्को को लगता है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने के बजाय उससे संवाद और साझेदारी बेहतर विकल्प है।
खासकर तब जब वहां अब पश्चिमी सेनाएं नहीं हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया क्या रही? तालिबान ने रूस के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि अब समय आ गया है जब बाकी देश भी इस रास्ते पर चलें और अफगान जनता को उनकी वैध सरकार के रूप में स्वीकार करें। तालिबान को उम्मीद है कि अब चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मध्य एशियाई देश भी जल्द ही औपचारिक मान्यता दे देंगे। फैसले पर भारत कहां खड़ा है? भारत की प्रतिक्रिया अब तक संयमित और कूटनीतिक रही है। विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर रूस के फैसले की आलोचना या फिर समर्थन नहीं किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि भारत यह जरूर दोहराता रहा है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व तभी संभव है जब वहां एक समावेशी सरकार हो जो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। भारत पहले भी काबुल में अपने तकनीकी मिशन और मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए हुए है, लेकिन अब तालिबान को औपचारिक मान्यता देने का दबाव उस पर भी है, खासकर तब तक जब रूस जैसा रणनीतिक साझेदार यह कदम उठा चुका है। भारत तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे मदद करता रहा है। अमेरिका का कड़ा विरोध। अमेरिका ने रूस की आलोचना करते हुए कहा है कि जब तक तालिबान महिलाओं को शिक्षा और कामकाज का अधिकार नहीं देता, प्रेस की आजादी सुनिश्चित नहीं करता और आतंकवादी संगठनों से संबंध नहीं तोड़ता, उसे मान्यता देना एक गलत उदाहरण होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि रूस का यह कदम अफगानिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीदों को झटका देगा और कट्टरपंथ को मान्यता देगा। साफ है कि अमेरिका रूस के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट की तरह देख रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देना है। चीन की चुप्पी लेकिन दिलचस्प गणना। चीन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वह लंबे समय से तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत करता रहा है। उसकी नजरें अफगानिस्तान की दुर्लभ खनिज संपदा पर भी है और साथ ही वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तालिबान अफगान जमीन का इस्तेमाल शिनजियांग में उइगर अलगाववादियों को समर्थन देने में न करे। अब जब रूस ने मान्यता दे दी है तो चीन पर भी वैश्विक दबाव और रणनीतिक दांव बढ़ेगा। क्या अब डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा? बड़ा सवाल यही है, क्या रूस के बाद बाकी देश भी तालिबान को मान्यता देंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि एक जियोपॉलिटिकल टेस्टिंग मोमेंट है। अगर भारत, चीन, ईरान, तुर्की और मध्य एशियाई देश तालिबान से हाथ मिलाते हैं तो अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता बहाल हो सकती है, लेकिन अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध, दबाव और अलगाव की नीति पर कायम रहते हैं तो रूस की यह पहल एक अकेली आवाज बनकर रह जाएगी। अब बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर भी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान से चिढ़ता आया है। हालांकि कुछ दिनों पहले चीन ने इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या होता है।